नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। C9 के कुरुक्षेत्र से मैं योगेंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश एक परिचय। जी हाँ, ये पार्ट 1 है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। जी हाँ, किस तरह से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करें। आप कहेंगे कि बेसिक नॉलेज होगा, इस क्लास में आपको बेसिक चीजें मिलेगी, तो मैं कहूंगा कि बेसिक से कहीं ज्यादा ऐसा कंटेंट आपको यहां पर पढ़ने को मिलने वाला है और अपडेट कंटेंट पढ़ने को मिलेगा जो अब तक आप नहीं पढ़ पाए हैं, और यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए समझिए मध्य प्रदेश एक परिचय को। यह पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में आपके साथ कवर करूंगा, जहां पर एक से बढ़कर एक अमेजिंग फैक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक बात और कि यहां पर उन चीजों को कवर किया गया है, ये मेरा खुद का अनुसंधान है, रिसर्च है मेरा खुद का, जहां पर इसकी प्रमाणिकताएं साबित होती है। आज के दौर में आवश्यकता है आप सभी को कि एक प्रमाणित कंटेंट आप पढ़ें, जो बड़ी मुश्किल से आप लोगों को मिल पाता है और कहीं नहीं मिलता है। तो इस क्लास में आपको मध्य प्रदेश से संबंधित ऐसे तथ्य और ऐसे प्रमाणित टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे जो अब तक आपको नहीं मिले हैं। हर एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो यहां पर समझिए दोस्तों, आप एमपीपीएससी न्यू सिलेबस के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछने वाला है, और आप कहेंगे कि हाँ सर, मध्य प्रदेश का राज के पुष्प लीली है। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि इस पौधे की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि वहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए समझते हैं। जो कहीं नहीं मिलता है वह आपको अब इसी क्लास में मिलने वाला है। इस क्लास के बाद दोस्तों हमारी जो आने वाली जो क्लासेस है वह पैड कर दी जाएगी। तो 2500 रुपए में ये कोर्स आप खरीद सकते हैं। इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 3000 है, 500 रुपए का डिस्काउंट है अब तक। तो 2500 में आपको 6 मंथ के लिए मिल जाएगा, और ये कोर्स आपका 20 अप्रैल को फिनिश कर दिया जाएगा। इसके बाद ये कोर्स आपके पास उपलब्ध रहेगा, पीडीएफ और नोट्स सारी चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आइए समझते हैं। मध्य प्रदेश को जब भी पढ़ने की बात होती है तो मध्य प्रदेश का आकार एवं विस्तार कैसे पढ़ें। आप बेसिक पढ़ते हैं इस तरह से मानचित्र बनाकर। आप ऐसा मानचित्र बना लेंगे कि यह पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया और यह आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया। राइट, ये पूर्वी हो गया आपका, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। इस तरह से आप मध्य प्रदेश को पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि मेरा मानचित्र ठीक नहीं बना है, ये थोड़ा सा ये हुआ है, परफेक्टली बना देता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, अगर आपको एमपीपीएससी क्रैक करना है तो आपको एक हाई कंटेंट ही पढ़ना होगा, जो कहीं भी आपको उपलब्ध नहीं होता है। यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश की देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से मध्य प्रदेश की स्थिति को देखिए तो किधर है, दक्षिण की ओर। मुंबई से कहां पर है, तो पूर्व की ओर, ये मुंबई, और मुंबई से आप देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति को पूर्व की ओर। कलकत्ता से देखिए आप कहां की ओर है, तो कलकत्ता से आप देखेंगे दोस्तों तो पश्चिम की ओर है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विकल्प में प्रश्न रहेंगे कि चलिए बताइए कि मुंबई महानगर से मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति क्या है। तो फिर आप क्या आंसर करेंगे, क्या बताएंगे? आप ये ढूंढेंगे कि इस पुस्तक में तो नहीं लिखा है, हमारी इस बुक में नहीं दिया, तो बिल्कुल ये एमपीपीएससी प्रश्न नहीं पूछेगा। ऐसा क्यों सोचता है आप? प्रश्न तो पूछा जाएगा दोस्तों, प्रश्न तो कहीं से भी पूछा जाएगा, और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये आपका स्टार्ट है अभी लेक्चर का। हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए। प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली से मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, तो दक्षिण कहेंगे आप। मुंबई से क्या बताएंगे, तो पूर्व की ओर बताएंगे। आप कहेंगे सर ये तो उत्तरी होगा ना, तो क्यों होगा उत्तरी? भारत का अगर पूर्वी राज्य बोले तो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है, तो ये तो पूर्व हुआ ना। कलकत्ता से किधर है, तो पश्चिम की ओर है। ये कलकत्ता से आप पीछे देखेंगे तो पश्चिम की ओर है। तो ये मध्य प्रदेश का आकार एवं विस्तार है। आशा और उम्मीद करूंगा कि ये फैक्ट आपको समझ में आया होगा। बारीकी से हर एक पॉइंट को आपको नोट करना होगा दोस्तों। पीडीएफ में सारी चीजें उपलब्ध है। अब ये कहेंगे बेसिक सर कि हाँ, ये हमने पढ़ रखा है कि देश के 5 राज्य, जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से हमारा मध्य प्रदेश घिरा हुआ। बहुत बेसिक है। मैं आपको जरूर कहूंगा कि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इन 5 राज्यों के साथ हमारा मध्य प्रदेश घिरा हुआ है।
अब विस्तार की बात करें तो 308252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर मध्य प्रदेश स्थित है। इतना मध्य प्रदेश का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है। अगर आपसे यही क्षेत्रफल हेक्टेयर में पूछा जाए तो कितना होगा? चलिए बता दीजिए कि मध्य प्रदेश का कितने हेक्टेयर लाख होगा। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप ये कहेंगे कि इस पुस्तक में तो नहीं लिखा गया है, इस पुस्तक में नहीं लिखा गया है, वहां पर हम नहीं पढ़ पाए, उस नोट्स में नहीं लिखा है। ये चीज तो आपको पढ़ना चाहिए ना, यहीं से तो प्रश्न है आपके। ये तो हर किसी को पता है कि 308252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, पर ये क्यों नहीं पता आपको कि 308252 का कितने लाख हेक्टेयर होगा? तो चलिए ये नोट कीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। इसका जो होगा दोस्तों 307.56 लाख हेक्टेयर। क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश का कितने लाख हेक्टेयर होगा 308252 का? तो होगा 307.56 लाख हेक्टेयर। ये आपको नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कहीं भी नहीं मिलता है और नहीं इतना आप दिमाग लगा पाते हैं कि ये भी आप ऐसा निकाल कर पढ़ ले। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो गया है। अब एक चीज और है जो आप लोगों को नहीं पता है, अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर अनूपपुर में अमरकंटक की। 308252 वर्ग किलोमीटर जो है वो हमारा क्षेत्रफल है प्रदेश का। एक कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा कि कहीं पुस्तकों में ये भी लिखा गया कि यहाँ पर किरार घाटी जो है, किरार घाटी जो है वह एक विवादित क्षेत्र है जो अमरकंटक में है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में एक विवाद वाला स्थल है किरार घाटी। तो इसमें से 7 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो कई बार ये पढ़ते हैं कि 308245, तो 308252 राजपत्रों में जो है वो 308252 ही लिखा गया है, तो इसलिए आप 308252 ही लिखें, ठीक है। और इसको ही याद रखें। किरार घाटी को अभी एक समय के लिए हटा देते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना होता है? तो 9.38%। पॉइंट जरूर याद रखें आप। राजस्थान के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कौन से दो कंट्री के बराबर है? ये भी तो प्रश्न हो सकता है आपसे, क्यों नहीं होगा, बेसिक है ये। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जापान व इंग्लैंड के बराबर है। आप देखेंगे अगर आप नेट पे जाएंगे सर्च करेंगे तो जापान इंग्लैंड का थोड़ा सा जो वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है उनका आगे पीछे निकलेगा। हम यहाँ पर एक बराबर वाली बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे हैं कि सेम टू सेम मिल जाए, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर मिलेगा। ये दो कंट्री का नाम है, आपको पता होना चाहिए, जापान और इंग्लैंड के बराबर। ये आप देखेंगे इंग्लैंड और ये जापान का है, ठीक है। चलिए तो बेसिक जानकारी आपको पता चली, ठीक है। अभी देखिए और भी चीजें मजा आने वाली है आपको। एक चीज और आपका जो पॉइंट छूट गया है वो आपको बता देता हूं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश राज्य से समुद्री सीमा का निकटतम कितना होगा, तो आप क्या आंसर करेंगे? भाई ये तो ठीक है कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी अंतरराष्ट्रीय या समुद्री सीमा से नहीं लगता या नहीं स्पर्श करता। निकटतम समुद्री तट से मध्य प्रदेश की दूरी कितने किलोमीटर की है, यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपसे। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, तो मैं कहूंगा कि आप अब तक फिर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों यहां से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की समुद्री सीमा से निकटतम तट से जो दूरी है वह 150 किलोमीटर की है। अब कहेंगे बस सर 150 km, जी हाँ 150 किलोमीटर है, जरूर याद रखना है। आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ अलीराजपुर और इधर आप देखेंगे यहाँ पर झाबुआ। तो अलीराजपुर से अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो सूरत वगैरह आ जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ौदा और भरूच, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 150 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा आपको समुद्री सीमा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप देखें तो और भी क्षेत्र है, तो बस आप इतना याद रखें 150 को, है ना। और कौन से क्षेत्र से, तो पश्चिम यानी कि अलीराजपुर से पास में है, ये आपको पता होना चाहिए। 150 याद रखें। देखिए दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होती हैं। अब मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है, यानी कि सीमा बंद भूमि राज्य है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है और कौन से पशु जैसी है, तो बैठे हुए ऊंट के समान है।
अगर हम मध्य प्रदेश की आकृति को उकेर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो कैसी है, बैठे हुए ऊंट के समान है। यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखेंगे 7.27 करोड़। यह आपको पता होना चाहिए। जो देश की कुल जनसंख्या का केवल कितना प्रतिशत है, तो 6.0 प्रतिशत। प्रतिशत जरूर पूछा जाएगा, जरूर याद रख लीजिएगा कि ऑल ओवर इंडिया का कितना हो जाएगा, तो 6.0 प्रतिशत। ये आपको पता होना चाहिए। ये अपडेट है दोस्तों। इसके बाद अगर आप किसी अन्य स्थानों पर या किसी स्रोत को देखते हैं तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, इसके लिए आप स्वतंत्र है। तो ये परफेक्ट है, ये जरूर याद रख लें। जनसंख्या के आकार के अनुसार जनसंख्या में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, तो मध्य प्रदेश देश का 6वां राज्य है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम पढ़ते हैं इसको दूसरा, और जनसंख्या के आकार पर अगर हम बात कर ले तो ये हमारा 6वां राज्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो देश के औसत घनत्व का 382 व्यक्ति से कम है। तो कितना कम है, 382 व्यक्ति जो भारत का है उससे इतना कम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न बेसिक पूछ लिया जाए, नर्मदा नदी के या कहें कि मध्य प्रदेश में कौन से स्थान से अफ्रीकन मानव के एविडेंस प्राप्त हुए, क्योंकि ये भी तो एक चीज पढ़ने वाली है। हालांकि आप डिटेल में और भी क्लासेस जब पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा। तो अफ्रीकन मानव के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह जो है दोस्तों बड़वा। बड़वा के पास मेहता खेड़ी गांव है, मेहता खेड़ी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और देखो मैं लिखूंगा नहीं पूरा, सब आप नोट कर लीजिए, जितना बोल रहा हूं उतना सुन लीजिए बेटा। और यहीं से शुतुरमुर्ग के अवशेष यानी कि उसके अंडे भी खोजे गए हैं। भारत में सबसे पहले शुतुरमुर्ग के जो अवशेष थे वह पाटनी में मिले हैं। तो ये अब जरूर नोट कर लीजिएगा। अब पाटनी कहाँ पड़ता है, एमएच, ठीक है। पाटनी कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों को नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे कहेंगे कि हाँ आपने एमपी पढ़ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल आपको और भी आगे मिलने वाली है। अब जनसंख्या घनत्व में कितना है, देखिए जनसंख्या के आकार पर मध्य प्रदेश की स्थिति 6वें नंबर की, ओके, यानी कि 6वां है। क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा है। आप प्रश्न ये है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व में मध्य प्रदेश देश के राज्यों में कौन से नंबर पे आएगा, तो आपको यहां पर याद रखना है दोस्तों 17वां स्थान है, यानी कि 17वें नंबर पर आता है हमारा मध्य प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में। बेसिक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यही चीजें आपसे प्रश्न यानी कि यही इस टाइप के जो क्वेश्चन बनाकर आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। दोस्तों ये याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बेसिक है कि क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा, जनसंख्या के आकार पर 6वां और जनसंख्या घनत्व में कितना है तो 17वें, यानी कि 17वां नंबर आता है हमारा हमारे मध्य प्रदेश का। आप थोड़ी सी अविभाजित मध्य प्रदेश गठन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि इस टाइप का गठन आपने आपकी लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। ऐसा गठन आप पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। जी हाँ, ये कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अविभाजित मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 के समय का कुल क्षेत्रफल कितना था, ये आपसे पूछा जा सकता है भैया उस समय का कितना था। तो ये आपको पता होना चाहिए, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो कि छत्तीसगढ़ भी इसमें मिला हुआ था। अब हम आगे चर्चा करें तो 2000 वर्ष के पूर्व की स्थिति में संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हुआ करता था उसके स्थिति में, तो 13.43%। ये जरूर याद रखना। वर्तमान में तो आपने पढ़ा होगा 9.38, जो आगे मैंने आपको बताया है। 2000 के पूर्व की स्थिति में अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको 3.13.43 आपको याद रखना चाहिए। बेसिक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब वर्तमान का जो हमारा मध्य प्रदेश जो है जहां पर हम रहते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश के द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में प्राचीन के कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, इसमें अवंती,
और मौर्य और गुप्तों के द्वारा शासित क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश पर दोस्तों प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, अब ये भी बेसिक है, मेरे दृष्टिकोण में तो ये सारी चीजें बेसिक है, फिर भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बट आप पढ़ते नहीं इस तरह से, क्योंकि आप क्या करते हैं कि जो लिख दिया है, जो मिल गया है, वही आपके लिए पर्याप्त है। और देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है, लेवल है, वह एमपीपीएससी के किसी भी एग्जामिनर हो, या सॉरी पेपर सेटर हो या व्यापम हो, अब देखिए प्रश्नों का स्तर कहाँ चले गया है, काफी किताब से बाहर हो रहा है, इसके अलावा आपके नोट्स से भी बाहर हो रहा है। तो डिटेल तो आपको पढ़नी चाहिए ना, बिना डिटेल पढ़े आप कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे, और हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है। तो यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो ये थे मोहम्मद गजनवी। इन्होंने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया था, तो माफ करना, ये 20 लिख दिया है, ठीक है, 1021 और 22 में। पीडीएफ परफेक्टली मैं आपको बना कर दे दूंगा, टाइप करने में हुआ है, बाकी यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया है। 1021 और 22 में इसने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। 1019 में इसने पहला आक्रमण कहां पर किया था, तो 1019 में पहला आक्रमण इसने कलिंजर पर किया था। कलिंजर कोड आपने सुना होगा नाम, ठीक है। इसी कलिंजर किले को मध्य प्रदेश का पूर्वी द्वार कहा जाता है, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए। इसी कलिंजर पोर्ट को मध्य प्रदेश का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है, मध्य प्रदेश का पूर्वी प्रवेश द्वार, ये बेसिक है, आप नोट कर लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें जो है डिटेल हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कितनी महत्वपूर्ण है आप समझिए इन चीजों को, और यहाँ से कैसे आपको कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है उस पर विचार कीजिए, और उसके बाद आपको लगता है कि हाँ C9 के कुरुक्षेत्र के प्लस कोर्स यानी कि जो लक्ष्य है उसको आप ज्वाइन करें। चलिए, तो मोहम्मद गजनवी का पहला आक्रमण 1021-22 ग्वालियर पे, और इसके पूर्व 1019 में कलिंजर पर किया गया था, और कलिंजर किले को मध्य प्रदेश का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप कहेंगे सर आप दिखाई नहीं दे रहे, दोस्तों कैमरा थोड़ा समझ जाइए, है ना, तो जब कैमरा ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल मैं आपको लाइव ही दिखाई दूंगा, और सारी हमारी क्लासेस जो होगी वो लाइव होगी। चलिए, अब मध्य प्रदेश पर सबसे पहले मराठों का आक्रमण कहां हुआ था, ये क्वेश्चंस मैंने C9 के कुरुक्षेत्र की मेगा टेस्ट सीरीज में भी आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पर मराठों द्वारा पहला जो आक्रमण किया गया था वो कृष्ण सावंत के नेतृत्व में किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, और ये 1699 में किया गया था। कब किया गया था, 1699 में ये आक्रमण किया गया था। ये धमोनी सागर पर किया गया था, धमोनी सागर के आसपास के क्षेत्र को लूट लिया गया था। इसके अलावा यूपी वाला भाग भी उस समय यहाँ पर शामिल था। तो मानचित्र की स्थिति से आप समझ सकते हैं, अगर देखें तो ये धमोनी यहाँ पर, ये वाला पूरा का पूरा जो एरिया है, यह कृष्ण सावंत के नेतृत्व में मराठों ने लूट लिया था। ये पहला आक्रमण था, ये जरूर याद रख लीजिएगा। टोटल अगर मैं मराठों के आक्रमण की बात करूं कि मध्य प्रदेश में मराठों ने कितने आक्रमण किए, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मराठों ने 7 आक्रमण किए हैं दोस्तों। कितने? 7, ये जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा होता है खरगोन में। खरगोन में कब होता है? 1702 में। इसके बाद 1715, इसके बाद 1721, इसके बाद 1728, इसके बाद 1737, और डिटेल अगर आपको पढ़नी है तो C9 के कुरुक्षेत्र के लक्ष्य प्लस कोर्सों को आप ज्वाइन जरूर करें, और डिटेल आपको भरपूर मिलेगी। तो यहां पर धमोनी को लूट लिया। अब धमोनी की क्या विशेषता है, चलिए नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। देखिए दोस्तों, धमोनी में बलजीत शाह की मजार है। आप कहेंगे सर बेसिक है, पता है, पर मैं कहूंगा कि नहीं पता है जो मैं बताने वाला हूं। अब बोलेंगे सर आप और क्या बताओगे? अरे मैं ये बताने वाला हूं कि धमोनी में ही अबुल फजल की शिक्षा हुई है दोस्तों। हाँ, ये वही अबुल फजल, अकबर का अजीज, आईने अकबरी वाले, इनका पूरा एजुकेशन धमोनी में हुआ है। बलजीत शाह इनके गुरु थे, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। हाँ, आप कहेंगे हमारी किसी बुक में नहीं लिखा है, नहीं लिखा आपकी बुक में, कंटेंट भी तो पता हो तो मिले।
ठीक है, ये सारी चीजें याद कीजिए दोस्तों। अबुल फजल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बलजिस्ता इनके गुरु थे अबुल फजल के। धमोनी में हाथियों का मार्केट लगता था, नहीं पता है तो ये भी नोट कर लीजिए। प्राचीन समय में धमोनी सागर जो है, यहां पर दोस्तों हाथियों का बाजार लगता था, हाथियों का मेला, या बाजार भी कहे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, बेसिक है, आपको पता चल गया होगा, ठीक लग रहा होगा पढ़ने में, या जो भी हो आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीनतम लैंड जो है गोंडवाना है, विश्व का सबसे प्राचीन लैंड माना जाता है। ये 7 कंट्री में फैला हुआ है। ठीक है, आप जब भूगोल पढ़ेंगे वहां पर डिटेल आपको पढ़ने को मिल जाएगी, निश्चिंत रहें। इसके अलावा अमेरिका में भी इसका एविडेंस है ना, ये प्रमाण पूरे दूंगा आपको। गोंडवाना लैंड का नाम कैसे हुआ और कैसे इसका नामकरण किया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो भूवैज्ञानिक थे एडवर्ड सुएस ने क्या किया था, 1885 में इसका नाम रखा था। ये थे मिस्टर एडवर्ड सुएस। अब राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है, तो 72.37% गांव में रहती है। प्रतिशत जरूर याद रख लीजिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इसीलिए मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान कहा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में 6 कृषि पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 72.37, आगे पीछे नहीं याद करना आपको, परफेक्टली है, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा वेरीफाइड है। और गांव में कितने रहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 27.63%। आप कहेंगे सर और भी कुछ डिटेल है, तो मैं कहूंगा अभी स्टार्ट हुआ है, आगे आके देखिए लेक्चर में क्या क्या रोचकताएं आने वाली है। आपने जरूर पढ़ा होगा मध्य प्रदेश एक परिचय सामान्य, कैसे पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के राज्य के प्रतीक क्या है, तो बोले राज्य के पक्षी दूधराज, कहा बुलबुल, है ना, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको कहते हैं। ये है सरदारपुर, सैलाना में इसका संरक्षण किया जाता है, वहां पर भी मिल जाता है पश्चिमी क्षेत्र में, ये आप कहेंगे। तो मैं कहूंगा कि इन चीजों के अलावा भी तो आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए दोस्तों, जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो डिटेल आगे आपको मिलने वाली है, ध्यानपूर्वक सारी चीजों को नोट करते रहें आप। अब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। भौगोलिक स्थिति के विस्तार की बात कर लें तो 21 अंश 6 उत्तरी अक्षांश और 26 अंश 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 अंश 9 पूर्वी देशांतर और 82 अंश 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। आप कहेंगे सर डिग्री क्या है, डिग्री इसको अंश कहा जाता है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। डिग्री आप कहें अच्छी बात है, अंग्रेजी माध्यम को भी बनाए रखें, मैंने बिल्कुल दिया है आपको। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, उस समय तो बजरंगबली थे नहीं, अब इस समय हमारे पास है ना, हम उनकी आस्था का प्रतीक है, हम पूछते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि कौन ऐसा था कि जो 7 समुद्र पार टेप लेके चले गया, जो हिमालय को माप कर आ गया। तो आपने माप लिया कितना ऊंचाई है, इतनी फीट है, ये किस आधार पर होता है, अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मापन किस आधार पर किया जाता है। चलिए नहीं पता तो मैं बताता हूँ। ये जो कल्पित रेखाएं हैं, अक्षांतरी और देशांतरी जो रेखाएं हैं, इनको कल्पित रेखाएं कहा जाता है भूगोल की स्थिति में, टालमी ने भी बताया है। तो ये जो कल्पित रेखाएं हैं दोस्तों, ये ध्रुव तारे के आधार पर चलती है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, क्या याद रखोगे, ध्रुव तारे के आधार पर मापन किया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। भूगोल की किसी भी पुस्तक में आपको ये चीजें पढ़ने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ध्रुव की बात कर लूं, तो ध्रुव की जो जन्मभूमि है वह हमारे मध्य प्रदेश में है, सोयपुर में। अमेजिंग फैक्ट बिल्कुल ऐसे ही आपको पढ़ने को मिलेंगे, बने रहिए क्लास में। वर्ष 2008 तक की अगर हम चर्चा कर ले, खैर आप देख लीजिए यहाँ पर, ये उत्तरी और ये दक्षिणी और ये पूर्वी और ये पश्चिमी देशांतरी विस्तार बेसिक है, पता है आप लोगों को। वर्ष 2008 तक सिंगरौली जिले के गठन के पूर्व सीधे जिले की से ही भारतीय मानक समय रेखा गुजरती थी, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय मानक समय निर्धारित करने वाली तिथि जो है, रेखा जो है, 82 अंश 36 पूर्वी देशांतर मध्य रीवा संभाग के अंतर्गत सिंगरौली से होकर गुजरती है। आप कहां से गुजरती है, सिंगरौली से। और सिंगरौली की जो स्थिति है, अगर मैं आपको यहाँ पर मानचित्र पे समझा दूं, तो ये भारत के एक ऐसे क्षेत्र से मिलता है जो आपको किसी भी स्थान पे पढ़ने को नहीं मिला है।
ये सिंगरौली है दोस्तों आपका, और सिंगरौली के जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको मिर्जापुर, और इसी मिर्जापुर में इसके यहीं पर आपको मिलेगा नैनी। आप छत्तीसगढ़ को ना देखे, मैं आपको यूपी वाला पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों। और यही वो पॉइंट जहां से जीएमटी लिया गया भारत का। आप कहेंगे सर इलाहाबाद, इलाहाबाद, मैं कहूंगा इलाहाबाद, इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद भूल जाओ। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है नैनी, और मिर्जापुर जो है वह सोनभद्र के थोड़ा सा साइड में है, यानी कि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र जिला है सिंगरौली, सिंगरौली के जस्ट सामने मिलता है। और इसी कारण से यह रेखा 82-36 पूर्वी देशांतर मध्य रीवा संभाग के अंतर्गत अब सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, बट ये सारी चीजें आप नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को आप नोट करें, यहाँ पर क्लास को पुश करें, रोके, उसके बाद नोट करें, समझते चले आगे। और इसके बाद अब ये है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र लगभग आयताकार है, जिसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार 605 किलोमीटर का है, और पूर्व से पश्चिम की ओर का विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो 870 किलोमीटर का है। बेसिक है, ये भी बेसिक है। अब ये है कि उत्तरी और पूर्वी को ठीक छोड़ दीजिए, पर दक्षिणी पॉइंट इसका कौन सा होगा अंतिम, तो यहां पर है इच्छा देवी मंदिर, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का इच्छा देवी मंदिर जो है वह अंतिम पॉइंट है दक्षिण का, ठीक है। और अलीराजपुर जो पश्चिमी पॉइंट है यहां पर है चांदपुर, और यहां पर है आपका सिंगरौली बैडन पूर्वी, ठीक है। ये जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो 3 पॉइंट आपको दिए हैं। आप कहेंगे सर उत्तर का भी बता देते, तो देखो दोस्तों, इस पे अभी पूरा अनुसंधान कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस पे अभी शोध जारी है। जब हो जाएगा तो बिल्कुल मैं पढ़ा दूंगा, नहीं है तो इसलिए मैंने आपको 3 पॉइंट यहाँ पर शो कर दिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक तो हर किसी को पता है कि 605 का विस्तार है उत्तर से दक्षिण, पर उत्तरी बिंदु कौन सा होगा ये भी तो पता होना चाहिए ना। मुरैना तो ठीक है उत्तरी बिंदु है, पर दक्षिणी बिंदु बुरहानपुर तो जिला है। अब जिले में तो कोई स्थान होगा ना, तो इच्छा देवी मंदिर। पूर्व में कौन सा, सिंगरौली, सिंगरौली में कोई स्थान होगा ना, बेडन। अलीराजपुर है तो अलीराजपुर में कोई स्थान होगा ना, चांदपुर। ऐसे सारी चीजों का यहाँ पर नोट करते चले। ये अंतिम पॉइंट है, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी आप देखें तो यहाँ पर। चलिए, आपके जो भी कमेंट्स है आप कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं 1956 तक मध्य प्रदेश की सीमा। जब 1956 तक मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ थी, गठन में आपको पढ़ाऊंगा, वहां पर आपको और भी डिटेल पढ़ने को मिलेगी। खैर आप यहां पर समझिए, यूपी 1, बिहार 2, उड़ीसा 3, हैदराबाद 4, मुंबई 5 और राजस्थान 6। 6 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा थी। और आप कितने राज्यों के साथ हैं वो भी आपको देखना, पर 56 के बाद कितने के साथ है वो जरूर पता होना चाहिए। तो ये स्थिति हो गई 56 तक की। अब 56 के बाद में क्या हुआ वो देखिए, क्योंकि यहां पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को मिला लिया गया था और एक मध्य प्रदेश गठित कर दिया गया। और ये तक पूछा है तो मतलब यहीं तक, इसके बाद में नहीं। तो इसके बाद की स्थिति को आप देखिए और समझिए कैसे है। सॉरी दोस्तों, चलिए ठीक है। अब गठन के बाद कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश, पुनर्गठन के बाद नहीं, 56 के गठन के बाद, 56 में गठन हो गया उसके बाद। तो यूपी 1, बिहार 2, उड़ीसा 3, आंध्र प्रदेश 4, महाराष्ट्र 5, गुजरात 6 और राजस्थान 7। तो गठन के बाद 7 राज्यों के साथ, गठन के पूर्व तक कितने राज्य हैं तो 6, और पुनर्गठन के बाद कितने हैं आप वर्तमान में तो 5। बेसिक है, याद रखिए, ये बेसिक है, इन चीजों को आप जरूर याद रख लीजिएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और भी चर्चा करते हैं अमेजिंग फैक्ट पे। अब मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु उनकी चर्चा कर लेते हैं, लगे हाथ। बेसिक है, डिटेल आगे क्लास में आपको मिलती जाएगी जब आप क्लास कंटिन्यू ज्वाइन करेंगे, कोर्स को खरीदेंगे। पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन, और उज्जैन में कौन सा है तो मंगलनाथ। आप यहां से जो है
मंगलनाथ बिंदु से लगाकर श्रीलंका का एक सुमेरु पर्वत है, इसका और उसका मिलन स्थल है ये। अब ये कहेंगे ये तो आपको पता भी नहीं होगा, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे आप कि सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, तो सुमेरु पर्वत जो है वो तो श्रीलंका में है, तो सुमेरु पर्वत तक जाता है ये पॉइंट, ये जरूर याद रख लीजिएगा। आप थोड़ा सा भारत का मानचित्र बना लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूं, आसानी होगी आपको समझने में। ये पॉइंट और ये आपका श्रीलंका, तो यहां से जो पॉइंट है पृथ्वी का केंद्र बिंदु, ये यहां से पॉइंट बनता है हमारा, और ये इसका जो मिलन है वो रेखा जो चलती है वो सुमेरु पर्वत तक चलती है ये। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कहां पड़ता है बैतूल, सीधी सी बात है, यहां पर हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ये पॉइंट है बैतूल का। बरसाली बैतूल याद रखना, ये रेलवे स्टेशन है वर्तमान में, और अकबर के 9 रत्नों में से जो भूमि सुधारक थे उनके, यानी कि उस समय के उनके जो पटवारी कह सकते हैं, उन्होंने इसका मापन किया था। अखंड भारत का केंद्र बिंदु उन्होंने यहाँ पर बनाया था, बरसाली बैतूल। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो याद रखिए आप विदिशा, ठीक है। भारत का हृदय स्थल एवं मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो सागर याद रखना है। सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, स्विट्जरलैंड पे हम चर्चा करेंगे। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, ये अगर पूछा जाए तो ये कटनी याद रखना है आपको, कटनी याद रखना है। करौंदी, अब करौंदी गांव को मनोहर गांव के नाम से जाना जाता है, डिटेल आप पढ़ेंगे आगे जब क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे, बस इतना समझिए। देखिए अखंड भारत का बरसाली याद रखिए, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु पूछा जाए तो करौंदी कटनी याद रखना है। मनोहर गांव ये केचवा पहाड़ी के ढलान में बनाया गया है, पहाड़ी का नाम भी याद रख लीजिएगा, भरोसा नहीं एग्जामिनर का पूछ ले, केचवा पहाड़ी। अब मनोहर गांव में इसका नामकरण मनोहर गांव कर दिया गया है, ये आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये हो गया। अब हम चर्चा कर रहे थे कि भारत का हृदय स्थल वो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु हो गया सागर, राइट। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु हो गया विदिशा, और सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, सागर को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जबकि मध्य प्रदेश की स्विट्जरलैंड झील कहाँ है, अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो सीधी सी बात है हनुमंतिया टापू है, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, हनुमंतिया टापू, ठीक है। इंदिरा सागर के बैकवाटर में बनाया गया हनुमंतिया टापू को ही मध्य प्रदेश का मिनी गोवा और स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इसको स्विट्जरलैंड। और सागर में जो झील है उस झील को भी स्विट्जरलैंड झील कहा जाता है। पर यह नहीं है कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड झील जो है वो सागर, या बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं बार बार सागर को लेकर, तो मध्य प्रदेश का जो सागर है वह स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है उस झील की वजह से। और ये जो झील है ये हनुमंतिया टापू है, हनुमंतिया टापू को स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये याद रखना। सागर का पूछे तो सागर आंसर कीजिए आप। अगर सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहेंगे आप, ठीक है, तो सीधी बात है कि हनुमंतिया टापू खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और सागर जो है वह आपका जिला है, बेसिक है, डिटेल आपको पता होनी चाहिए और काफी अच्छे से पढ़े इनको सारी चीजों को, कंफ्यूज ना हो। और हनुमंतिया टापू को मध्य प्रदेश का मिनी गोवा भी कहा जाता है। फिर बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के स्विट्जरलैंड की झील किसको कहते हैं, झील अगर पूछे तो सागर या आंसर करेंगे, ठीक है। ये तालाब जो है सागर का, इसी को मध्य प्रदेश की स्विट्जरलैंड झील कहते हैं। और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, सिर्फ इतना याद रखिए, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, समझिए। बच्चे यहीं पर सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की स्विट्जरलैंड झील कहां है, तो सागर में। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, मिनी गोवा किसको कहा जाता है, तो हनुमंतिया टापू आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। खैर याद हो गया होगा। अब मध्य प्रदेश की जिलों की स्थिति की बात कर लेते हैं। 52 जिले हैं प्रदेश में वर्तमान में। आगे आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे सर प्रस्तावित भी तो है, सारी डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगी, ऐसी कोई भी डिटेल नहीं है जो आपको मैं नहीं बताने वाला हूं, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पढ़ने को मिलने वाला है आपको। 52 जिले हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर। और 10 संभाग है, प्रस्तावित संभाग पर भी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। मध्य प्रदेश के संभाग देखो, चंबल संभाग 1, ग्वालियर 2, सागर 3, रीवा 4, शहडोल 5, जबलपुर 6,
नर्मदापुरम 7, भोपाल 8, उज्जैन 9, इंदौर 10। अब 11वां और 12वां संभाग आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 संभाग के जो जिले हैं वह एक अन्य राज्य में जाने वाले हैं। चौंक गए ना? हाँ बिल्कुल समझ गया मैं। जी हाँ, मानचित्र बना लेता हूँ, फिर से समझा देता हूँ भारत का। 2 संभाग के जिले लगभग लगभग एक दूसरे राज्य में चले जाएंगे। तो यहाँ पर भारी कंफ्यूजन होने को मतलब कह सकते हैं कि इनको संभाग की ओर तो घोषित कर दिया गया। अब बात ये आ रही है कि क्या ये चीजें रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। याद रखिएगा, अगर अपडेट नहीं है तो हो जाइए। जी हाँ, वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, गोंड नहीं है। भील 16 लाख है, जबकि गोंड 13 लाख के समथिंग में। मतलब सॉरी, आंकड़े अब छोड़ दीजिए, बस इतना याद रख लीजिए कि भील सबसे बड़ी है 2011 के अनुसार। और भारत की भी हो गई और प्रदेश की भी हो गई। तो सीधी सी बात है कि भील जनजाति का एक बड़ा जन समुदाय यहाँ पर निवास करता है भारत में, और पश्चिमी क्षेत्र में विशेष बहुलता पाई जाती है भील जनजाति की। तो यहाँ पर एक भील प्रदेश की मांग उठी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र और राजस्थान का कुछ क्षेत्र मिलाकर भील प्रदेश बनाने की ऐसी बात है। तो इस तरह से एक भील प्रदेश नक्शे पर उभर कर आने वाला है, जिसमें उज्जैन व इंदौर डिवीजन के कुछ जिले जाने वाले हैं, जिसमें खंडवा तक का मापन है। ये एक मांग है, ये प्रस्तावित चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आगे आप कभी भी फ्यूचर में पढ़े तो पढ़ सकते हैं। और ये लिखा भी गया है, अनुच्छेद में उल्लेख भी है कि कोई भी जन समुदाय जो उस क्षेत्र पर रहता हो, अगर वो मांग करे राष्ट्रपति से, तो उस को एक प्रदेश बनाया जा सकता है और उसको एक विशेष दर्जा भी दिया जा सकता है। तो ऐसी एक मांग है। तो यह आपको मैं अभी बता देता हूँ यहाँ पर, अब तक जो आपको नहीं पढ़ने को मिला है। चलिए, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, कर्क रेखा की अगर हम चर्चा करें, कर्क रेखा जो है दोस्तों, वह मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिले हैं, कोई ज्यादा जिले तो है नहीं, ठीक है, 14। अब इसमें रतलाम है आपका, आगरमालवा, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर तो हट जाता है, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। टोटल 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजर जाती है। अच्छी बात है, पर कितने उत्तरी अक्षांश से गुजरती है वो भी तो आपसे पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा कि चलिए बताइए। ये तो बेसिक है ना, ये तो हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, हर जगह बेसिक पढ़ लोगे आपकी 14 जिलों से कर्क रेखा गुजर रही है। प्रश्न तो ये है कि कितने उत्तरी अक्षांश के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा मध्य प्रदेश से। प्रश्न सबसे इंपोर्टेंट तो ये है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूं आपको। कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश के 23 अंश यानी कि 23 डिग्री आपका 23 अंश 30 उत्तरी अक्षांश, ये जरूर याद रख ले। और ये प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ये याद रखिए। और कर्क रेखा की अगर हम बात कर लें, तो कर्क रेखा का जो अंतिम निर्धारण प्रारंभ जो है वह माही नदी के द्वारा होता है, जो कि माही नदी 2 बार क्रॉस करती है, और अंत जो है वह नर्मदा नदी के द्वारा होता है। ये जरूर याद रखना, मध्य प्रदेश में बात कर रहा हूं, बस इतना समझना है। ये 2 रिवर आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका दोस्तों। आप भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जी हाँ, आप देखेंगे कि भोपाल संभाग एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। 11वां संभाग जो है आपका वह कौन सा है? छतरपुर प्रस्तावित है, ये 11वां संभाग होगा। 12वें संभाग की अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो 12वां संभाग आपका बनाया जाएगा रतलाम को, जिसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक याद रख लीजिएगा, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति। आगे हम चर्चा करें मध्य प्रदेश की सीमा अन्य राज्यों के साथ। जी हाँ, देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश जो है वो सार्वत्रिक जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, क्षेत्रफल में नहीं। ये जरूर याद रख लीजिएगा,
कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश सर्वाधिक संख्या के साथ यानी कि सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा को बनाता है, जबकि क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो वह हो जाएगा आपका आरजी राजस्थान के साथ। आप देखेंगे मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, टोटल इन जिलों को आप याद रख लीजिएगा। टोटल कितने जिले हो गए, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जिलों के साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। कहीं पर भ्रामक जानकारी आपको यह भी बता दी जाती है कि 14 जिलों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा बनती यूपी के साथ, और निष्कर्ष भी बताया जा रहा है आपको कि उस निष्कर्ष के अनुसार पूरी तरह से गलत है। ये आप देखें मानचित्र में, खुद ही आप देखें, ये वेरीफाइड मानचित्र है। यहां पर आप देखेंगे कि कितना गैप है यूपी और सिंगरौली के बीच में, सीधी के बीच में, माफ करना। तो सीधी जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, ये जरूर याद रख लीजिए आप। सीधी अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, इसलिए आप 13 ही याद रखेंगे, 13 का 14 ना करें। अब सबसे अच्छी बात यह भी है कि यूपी के साथ मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमा को साझा करता है, तो निवाड़ी जो है वह सर्वाधिक सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश का जो निवाड़ी जिला है वह सर्वाधिक सीमा बनाता है यूपी के साथ। सबसे कम सीमा बनाने वाला जो है वो सामने दिख रहा है आपको, वह है पन्ना। सबसे कम कौन बनाता है दोस्तों, पन्ना। वही अगर हम बात कर लें शिवपुरी जो है वह उसके उसके दिशा निर्देशन पर आप देखें तो दोनों ओर से दो राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये इधर देखें पश्चिम की ओर, यानी कि शिवपुरी का पश्चिम जो है वो राजस्थान, और शिवपुरी का जो पूर्वी है वह उत्तर प्रदेश है। तो शिवपुरी को जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें यहाँ पर जिलों में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूपी के कितने जिले जो हैं वह अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आगरा है, ठीक है, मुरैना भिंड से इटावा है, ओरई है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट वगैरह ये सारे हैं। ये जरूर याद रख लीजिएगा। खैर बेसिक भी याद रखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो तो यही है कि सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, तो निवाड़ी करता है। सबसे कम कौन करता है, तो पन्ना करता है। छत्तीसगढ़ के साथ अगर देखें तो सिंगरौली 1, सीधी 2, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले जो है वह छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। क्या क्या याद रखोगे दोस्तों, 7 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार आपने मध्य प्रदेश का कोई मानचित्र लेकर आए होंगे, उसमें एक मानचित्र में यह बताया गया कि मंडला सीमा को साझा नहीं करता है। मंडला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को बनाता है, ये जरूर याद रखें आप, ठीक है। और इन दो जिलों के बीच में आप देखेंगे कान्हा किसली है, जिसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे। जी हाँ, अब महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ लगी हुई है कबीरधाम के साथ। जिला जरूर याद रख लीजिए। ये बिचिया और मवई विकासखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, और ये दोनों के दोनों विकासखंड जो है दोस्तों, वो बिचिया और मवई जो है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक है, और मंडला भी नक्सल से प्रभावित जिला है, बिचिया और मवई वाला विकासखंड, ये दो जिले हैं। जबकि नक्सल से प्रभावित जो जिला पड़ते हैं वो बालाघाट पड़ते हैं। बालाघाट नहीं है, मंडला भी है, क्योंकि बेल्ट उसका यही है, और ये आपको पता होना चाहिए। खैर अब आपको पता चल गया है। अब प्रश्न ये है कि सर्वाधिक सीमा छत्तीसगढ़ के साथ कौन साझा करता है, तो अनूपपुर। सर्वाधिक सीमा छत्तीसगढ़ के साथ कौन बनाता है, तो अनूपपुर जिला बनाता है मध्य प्रदेश का। अनूपपुर जो है वह चाय की खेती, कॉफी की भी खेती होती है यहाँ पर। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और नाशपाती की भी खेती के लिए अनूपपुर जिला प्रसिद्ध है, और बादाम की खेती के लिए भी। तो कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको नहीं पढ़ने को मिलते हैं, कहीं नहीं उपलब्ध होते हैं। इन सारे फैक्ट उनको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए दोस्तों। खैर आपको पता चल गया होगा कि कैसे मध्य प्रदेश को पढ़ा जाए। महाराष्ट्र के साथ आप देखेंगे तो 9 जिले हैं। अब देखिए बालाघाट 1, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, ब्रह्मपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट आपको पता चलने वाला है जो बहुत कम लोगों को पता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सर्वाधिक सीमा जो है
वो कौन सा जिला साझा करता है? तो आपको पता होना चाहिए बैतूल। बैतूल जिला यहां से लगाकर यहां तक सर्वाधिक सीमा को साझा करता है महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। ये जरूर याद रखना। और 9 जिले हैं, ये आपने पता कर लिया है। ठीक है। आप महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है आप लोगों के लिए कि यहां पर आप देखेंगे छिंदवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पर इसके पूर्व अगर हम बात कर ले, छिंदवाड़ा से पूर्व सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा था? तो वो था खरगोन। खरगोन का अगर हम देखें वर्तमान में, अगर मानचित्र बनाकर मैं समझाऊं, अभी तो ये अलग 2 जिले में डिवाइड है, खरगोन अलग है और बड़वानी में है। तो बड़वानी और खरगोन को एक कर दीजिए आप। तो मानचित्र आपके सामने रख दिया है, छिंदवाड़ा का भी और खरगोन का भी, क्योंकि खरगोन से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना था बड़वानी। तो बड़वानी अलग होने के पूर्व खरगोन जिला प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पार्ट बी के अंतर्गत सबसे बड़ा जिला था। इसका क्षेत्रफल कितना था? अगर हम बात कर लें खरगोन की, तो खरगोन का क्षेत्रफल था दोस्तों, टोटल ओवरऑल अगर मैं मिलाकर अभी भी आपको बता दूं यहां पर, तो देखिए के फॉर खरगोन का कितना है वर्तमान का? 64, 77, 89 वर्ग। बी फॉर बड़वानी का कितना है वर्तमान में? 5427। टोटल इक्वल कर लें, बराबर कर लें इनको, तो 11904। अब छिंदवाड़ा का कितना है टोटल? तो छिंदवाड़ा का जो बनता है वर्तमान में वह है 11815। तो छिंदवाड़ा का 11815 है, इसलिए सबसे बड़ा है। अब ये 2 जिलों में डिवाइड है। अब दोनों जिलों का मैंने क्षेत्रफल निकाल कर बता दिया। तो अब बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि छिंदवाड़ा के पहले मध्य प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था, तो फिर आप क्या आंसर करेंगे? खरगोन याद रखना। ठीक है। जब बड़वानी अलग नहीं हुआ था तो खरगोन सबसे बड़ा जिला हुआ करता था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें अलीराजपुर जिला सर्वाधिक बनाता है गुजरात के साथ। सबसे कम सीमा इधर से ही साझा होती है अन्य राज्यों में अगर आप देखें तो। अलीराजपुर ये रहा, और ये रहा झाबुआ। अलीराजपुर जिला बनने के पूर्व झाबुआ मध्य प्रदेश का दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला था जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता था। जी हाँ, इधर देखिए आप, ये पूरा आप झाबुआ बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये पूरा झाबुआ जिला है आपका। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आ गया महाराष्ट्र, गुजरात ऑलरेडी है, और ये हो गया आपका राजस्थान। ठीक, अब समझ में आ गया आपको। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला था, आपको तारीख के समय साथ भी पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रख लीजिएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, झाबुआ जिला एकमात्र ऐसा जिला था मध्य प्रदेश का जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता था। ठीक है। अब नहीं होता है, ये जरूर याद रखना, फिर भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया गुजरात का फैक्ट आप। ठीक है। अब राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किस मामले में? क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहां पर क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है इसलिए। ठीक है। यहां पर इस पॉइंट से, यहां से लगाकर इस बीच में, तो मुरैना है, सोईपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, मंडला, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ठीक है। टोटल 10 जिले जो है वह राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा को जो साझा करता है वह नीमच करता है राजस्थान के साथ, ये जरूर याद रखना। नीमच जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। ओके। आप अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी सीमा का सीमांकन करता है, याद रखें, उत्तरी और पश्चिमी सीमा बनाता है, एक उत्तरी भी और पश्चिमी भी। तो रतलाम जिला जो है वह उत्तरी और पश्चिमी सीमा को बनाता है। ठीक है। मालवा प्लेटू में रतलाम जो है वह उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा को बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट है, अब जरूर याद रखें यहां पर। ओके। और गुना जो है, गुना को हम पहले क्या पढ़ते थे आप लोग कि मालवा का प्रवेश द्वार। जी नहीं, अब मालवा का प्रवेश द्वार जो हो गया दोस्तों वह चंदेरी अशोकनगर है। ठीक है। क्या याद रखोगे? चंदेरी अशोकनगर को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओके, अपडेट रहिए। अब बात करते हैं अंतर्वर्ती जिलों की। 17 प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले हैं। ग्वालियर 1, ठीक है, धार 2, उज्जैन 3। कलर चेंज, यानी कि पेन का कलर चेंज कर लूं ताकि बराबर आपको समझ में आता रहे। धार, इंदौर,
देवास, शाजापुर, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल, विदिशा, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी और उमरिया 17 अंतर्वर्ती जिले हैं। ठीक है। सागर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को बनाता है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। सागर जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को बनाता है। सागर की सीमा टीकमगढ़ से नहीं लगती है, ये भी याद रख लीजिएगा। सागर की सीमा टीकमगढ़ से नहीं लगती है, नहीं लगती, ये जरूर याद रख लीजिएगा। आप मध्य प्रदेश एक नजर में, आप खुश हो गए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि अरे बेसिक है, पढ़ लिया हमने, गुड, पता होना चाहिए। चलिए, राजकीय चिन्ह मध्य प्रदेश का क्या है? 24 स्तूपों की बहाकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक का स्तंभ और नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते। आप प्रश्न तो ये है, ये जो धान की बलियां थी इसको इधर भी कर सकते थे, गेहूं की बलियां, ठीक है, तो इसको इधर भी कर सकते थे, राइट साइड भी कर सकते थे। और ये दोनों का ही क्यों चुनाव किया गया, गेहूं और धान की बलियां ही क्यों रखी गई है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूं दोस्तों। 1956 में जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तभी यह राज्य के चिन्ह बना लिया गया था। आप प्रश्न में आपसे पूछूंगा कि इसके डिजाइनर कौन थे? जी हाँ, इस राज्य के चिन्ह को किसने डिजाइन किया था, जानना है ना आपको? तो बिल्कुल कोर्स खरीद लीजिए, डिटेल में आप पढ़ पाएंगे यहाँ पर। 1956 में जब मध्य प्रदेश गठित हुआ तो उस समय राज्य के चिन्ह बनाया गया था, जिसमें पूर्व क्षेत्र की रियासतें और पश्चिमी क्षेत्र की रियासतें शामिल थी। सीधी सी बात है कि वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है, तो पूर्वी क्षेत्र में बहुलता से जो खेती होती थी धान की, और पश्चिमी क्षेत्र जो था या मालवा प्लेटू से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का सभी क्षेत्र का है, तो गेहूं, तो इन दोनों फसलों को प्रतीक बनाया गया था। ठीक है, इसलिए ये दो बलियां रखी गई है। बरगद वृक्ष को इसलिए चुना गया था कि बरगद वृक्ष प्रदेश में महत्वपूर्ण है और इसी बरगद वृक्ष से उद्मित होती है मां रेवा नर्मदा नदी। अशोक स्तंभ सभी को पता है कि अशोक का कितना इंटरफेयर है मध्य प्रदेश में। जब आप मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल आपको पढ़ने को मिल जाएगी अशोक को लेकर भी, जब मौर्य डायनेस्टी को हम कवर करेंगे वहां पर डिटेल में बेहतरीन तरीके से। और फिर यहाँ पर सत्यमेव जयते एक वाक्य लिख दिया गया। तो राज के चिन्ह है 24 स्तूपों की बहाकृति के साथ, बेसिक है। डिजाइनर का नाम पूछा है कि डिजाइन किसने किया था, कोशिश कीजिएगा बताने की। अब हम बात करते हैं आगे। राज के पुष्प सफेद लिली, लिलियम कैंडियम, कैंडिडम माफ करना, यह इसका वैज्ञानिक नाम है, अंग्रेजी नाम है। अब ये पुष्प जो है सफेद लिली, ये 12मासी पौधा है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पता है आपसे कि बताइए कैसा पौधा है, तो 12मासी है। 12मासी के अलावा ये जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में मुख्य क्षेत्र जलवायु में ये शीतोष्ण और उष्ण जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। विशेष तौर पर ये अगर आप देखें तो पूरे एमपी में मिलेगा। और इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। क्या याद रखोगे, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और इसका नाम क्या है, स्थानीय तौर पे मध्य प्रदेश के बहुत से लोग इसको किस नाम से जानते हैं, ये भी तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ना, फिर आप क्या करोगे? तो इसको स्थानीय तौर पर शिबू के नाम से भी जाना जाता है, शिबू। अब ये तो आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा ना कि इसको शिबू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीजें भी तो आपको पता होने चाहिए ना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा। और इसको भी वर्ष 1981 में राज के पुष्प घोषित किया गया था। राज के पशु बारहसिंगा। आप कहेंगे हाँ सर कान्हा में मिलता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ा है, डिटेल नहीं पता तो मैं बता देता हूं। बेडे प्रजाति का है, रुसरवर्ष डुआव शैली इसका वैज्ञानिक नाम है, सॉरी। 1 नवंबर 1981 को इसको घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश ने अपने 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर घोषित कर दिया गया। चलिए, ये हो गया आपका, कह सकते हैं अपन कि बारहसिंगा। अब बारहसिंगा विशेष तौर पर अगर देखें तो कान्हा में इसका संरक्षण किया जाता है। कान्हा का गहना कहलाता है बारहसिंगा। इसके अलावा दोस्तों यह होशंगाबाद 1, छिंदवाड़ा 2 और सिवनी जिले में भी पाया जाता है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मंडला, एक मंडला भी है आपका, मंडला तो मैं भूल गया था, और ठीक है मंडला याद कर लीजिए, मंडला इन जिलों में पाया जाता है। ये कितने समूह में रहते हैं,
तो 30 से 50 की संख्या में नजर आते हैं बारहसिंगा, ये जरूर याद रख लीजिएगा। समूह अगर क्वेश्चन पूछ लिया ना कि कितने समूह में रहते हैं बारहसिंगा, तो 30 से 50 के समूह में रहते हैं, और यह जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे यह अपना रंग भी बदल लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसीलिए इसको राज के पशु घोषित किया गया। इसके अलावा ये श्रीलंका और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। चलिए आप चर्चा करते हैं राजकीय पक्षी दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाई फ्लाई कैचर वर्ष 1981 में घोषित, या इसको कहते हैं महारानी हुसैनी के नाम से भी ये जाना जाता है। खैर अच्छी बात है। इस पक्षी को एक और नाम दिया गया, शायद नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इसको कहा जाता है भ्रमणशील पक्षी। जी हाँ, ये घूमता रहता है, भ्रमणशील पक्षी है, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। और ये मध्य प्रदेश में सीधी सी बात है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाएगा। विशेष तौर पर अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में ये पाया जाएगा। उत्तरी क्षेत्र में ये वाला पॉइंट आपका, और पश्चिमी क्षेत्र अगर देखें तो यहाँ पर आपका सैलाना और सरदारपुर वाला भाग, ठीक है, और करेरा वगैरह जो है आपका घाटी गांव वगैरह, इस क्षेत्र में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा राज के पक्षी दूधराज, शाही बुलबुल या हुसैनी जिसको कहेंगे। भ्रमणशील है। इसके अलावा जो नहीं पता है, जो कहीं पर भी आप नहीं पढ़ पाते हैं, वो समझिए ये दुनिया का एकमात्र, विश्व का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपनी आयु के साथ रंग बदलता है। चौंक गए ना? जी हाँ, ये विश्व का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपनी आयु के अनुसार रंग बदल लेता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, जो पक्षी है यह कितने मीटर का होता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोटल कितने मीटर का होता है, तो इसकी मीटर की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों यह 50 से 55 सेंटीमीटर का होता है। कितना याद रखोगे? 50 से 55 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। पूंछ की लंबाई कितनी होती है यह भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 30 से 35 मीटर होती है पूंछ की लंबाई। पूंछ की लंबाई कितनी याद रखोगे 30 से 35 मीटर पूंछ की लंबाई, यह याद रखना है आपको। हो गया आपका राज के पक्षी दूधराज, जिसके बारे में आपको बहुत कम ऐसी डिटेल पढ़ने को मिलती है। आशा और उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। राज के वृक्ष बरगद, ठीक है, वर्ष 1971 में इसको घोषित किया गया। बेसिक है, इसको इतना ही याद रखना है। राज की मछली महासिर टोरिया पुयुटोरा, वर्ष 2011 में इसको घोषित किया गया। इसके पूर्व अगर हम बात कर लें तो इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जी हाँ, 2012 में लाकर इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो 2 पॉइंट क्या चर्चा करेंगे हम इसकी, 2 पॉइंट प्रतिशत बच गया था, और नर्मदा नदी में ये पाई जाती है। इसको फिश ऑफ टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये जरूर याद रख लीजिएगा आप। चलिए, तो राज की मछली महासिर, इसका संरक्षण कहां पर किया गया था, जो सफलता हासिल की, और ये कौन सी नदी में विशेष पाई जाती, तो नर्मदा नदी में। उसका संरक्षण जो किया गया था चोरल नदी में किया गया था, चोरल, और कहां पर, बड़वा में, नर्मदा की सहायक नदी। राज की फसल सोयाबीन, विशेष अच्छी क्वालिटी का जो सोयाबीन का उत्पादन कहां होता है, देवास जिले में है। राजकीय फल आम है, मेगीफेरा इंडिका, संपूर्ण प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। अब अलीराजपुर की बाद में चर्चा करेंगे हम। राज के खेल मलखम पर जरूर चर्चा करेंगे, 2013 में इसको घोषित किया गया। इसके जनक कौन है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो पेशवा के जो दरबारी, जी हाँ, पूना की जो पेशवाई चलती थी, उनके जो दरबारी थे बालभट्ट देवधर, बालभट्ट देवधर, याद रखना, ठीक है। बालभट्ट देवधर जो थे, सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट करना है, मैं ऐसे ही लिखूंगा यहाँ पर, मैं समझा रहा हूं आपको। बालभट्ट देवधर जो थे, उन्होंने यहाँ पर इसको घोषित किया, माफ करना, उन्होंने यहाँ पर इसको स्थापित किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, तो ये 3 तरीके से खेला जाता है। इसके 3 प्रकार हैं, ठीक है। 3 प्रकार में अगर देखें तो दोस्तों, स्थाई मलखम, दूसरा है आपका हैंगिंग मलखम, तीसरा है आपका रोप मलखम, यह आपको याद रखना है। और महिला खिलाड़ी जो होती है वो रोप मलखम में ही भाग लेती है, तो महिलाएं जो प्रदर्शन करेगी वह रोप मलखम में ही करेगी, तो ये याद रखना है। और
अखाड़े की जो स्थापना है वह 1896 में की गई थी। कहां पर की गई थी? शिप्रा नदी के तट पर। यह भी आपको पता होना चाहिए। राजकीय नाटक मार्च स्पेशल मालवा में किया जाता है। इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप बात करते हैं राय नृत्य की। राय नृत्य की उत्पत्ति कहां से होती है? ठीक है, आप कहेंगे सर बुंदेलखंड का स्पेशल, अरे हर किसी को पता है, बेसिक है। एमपी की जो तैयारी करता है मध्य प्रदेश में, एमपीपीएस और व्यापम की तैयारी करने वाला हर कोई बच्चा जानता है कि राय कहाँ का फेमस है, तो बुंदेलखंड का है। जैसे गांव से इसकी उत्पत्ति होती है। राय के लिए जो है वह पैडनी जो नर्तिका होती है वो फेमस है इसके नृत्य के लिए, जिसमें आप देख पा रहे हैं साइट में यहाँ पर। तो राजकीय नृत्य राय है। राय की उत्पत्ति कहां से हुई है, यह भी तो एक प्रश्न है। तो राय को स्थानीय तौर पर अगर देखें तो दामोदर नृत्य कहा जाता है। यह भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? दामोदर नृत्य कहा जाता है। और आचार्य केशवदास ने इसका उल्लेख राम चंद्रिका में किया है। कौन थे केशवदास? इंद्रजीत सिंह बुंदेला के दरबारी केशवदास। आचार्य केशवदास ने अपनी रचना किसमें? राम चंद्रिका में इसका उल्लेख किया है। क्या क्या याद रखना? रामचंद्रिका में। इसका जो प्रमाणित उल्लेख है कौन से ग्रंथ में होता है राय नृत्य का, अगर ये पूछ लिया जाए तो 15वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं छिताई चरित्र, अगर नहीं पता है तो नोट कीजिए। ये छिताई चरित्र में इसका उल्लेख किया गया। दोस्तों आराम मजा। मध्य प्रदेश कैसा पड़े? राज के नृत्य राय हर किसी को पता है। दोस्तों यारों पूछिए, हर कोई बताएगा, पर ये पूछिए कि कौन से ग्रंथ में इसका प्रमाणित उल्लेख है, तो वो नहीं बता पाएंगे। 15वीं शताब्दी का छिताई चरित्र जो है उसमें उल्लेख किया गया है। स्थानीय तौर पर इसको दामोदर नृत्य के नाम से जाना जाता है। केशवदास ने भी इसका उल्लेख किया है रामजस चंद्रिका में। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है, सॉरी पद्मावत के जो रचनाकार है मलिक मोहम्मद जयासी, मलिक मोहम्मद जयासी ने भी इसका उल्लेख किया है राय नृत्य का। ये जरूर याद रख लीजिएगा। किसने? मलिक मोहम्मद जयासी ने अपनी रचना या अपने महाकाव्य पद्मावत में इसका उल्लेख किया है। ये जरूर याद रखना। आगे चर्चा करेंगे राज की नदी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? आप कहेंगे सर 1077 है, हमारी बुक में लिखा है। देखो हम आपको स्क्रीनशॉट, मुझे नहीं स्क्रीनशॉट चाहिए आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप उन्हीं को दिखाइए जहां पर लिखा गया है। ठीक है, ये वेरीफाइड है, प्रमाणित है, इसके लिए आप कहीं का भी दरवाजा खटखटा दीजिए। 1079 किलोमीटर में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। टोटल जो लंबाई हो 1312 है। ठीक है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। आप 1077 अगर पढ़ते हैं तो मैं उसमें नहीं कहूंगा, मेरा जो वेरीफाइड है अब तक जो पढ़ा रहा हूं वो सारी चीजें, तो इस पॉइंट के लिए आप कहीं पर भी स्वतंत्र है। राज के गीत सुख का दाता सबका दाती सबका साथी, सुख का ये संदेश है, यानी कि ये इसलिए लिखा गया, इसके भावार्थ को भी आपको समझना होगा। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए इस गीत का भावार्थ क्या है, सुख का दाता यानी कि यहाँ पर सबको सुख मिलता है, सबका साथी हर समय हर किसी के साथ खड़ा रहता है हमारा मध्य प्रदेश, जैसी भी परिस्थिति आ रही हो। इसके अलावा सबका साथी सुख का ये संदेश है, ऐसा मेरा मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई। ठीक है, और बहुत सारे लोग यहाँ से, या पौराणिक महत्व में देखें तो मध्य प्रदेश एक विशेष स्थान रखता है, और संपूर्ण मध्य प्रदेश को कवर करता हुआ यह गीत सबसे आलोक्य और महत्वपूर्ण गीत है ये। तो सुख का दाता सबका साथी 2010 में इसको घोषित कर दिया गया था। इसके रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव जी है, एक बड़े पत्रकार है महेश श्रीवास्तव जी, और जो गायक है शांतनु मुखर्जी हैं, संगीतकार जो है वह सुनील झा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इकाइयों की। राजस्व संभाग कितने हैं 2011 में? तो 9। 2011 में कितने? तो 10। अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि अब 9 में कितने थे, 2001 में कितने थे? तो 9। 2011 में कितने? 10। ठीक है, अब प्रस्तावित कितने हैं वो जिले में आपको जरूर बताऊंगा। तो जिलों की अगर हम चर्चा करें यहां पर तो 2001 में 45, 2011 तक अगर आप देखेंगे तो 50, 2013 तक 51, 2018 तक 52। प्रस्तावित कितने हैं? तो 3 हैं, गुना से चाचौड़ा, सतना से मैहर, उज्जैन से नागदा, और अपडेट में और आपको बता दूं
जो अलग होने वाले हैं वह है धार से मनावर और देवास से बागली। तो 2 जिले और आपको प्रस्तावित यहां पर देखने को मिलेंगे। बेसिक याद रख लीजिएगा। तहसीलों की अगर हम चर्चा करें तो 2001 तक तहसीलें जो थी मध्य प्रदेश में 259, 2011 तक 342, अब तक भी अब देखें 2020 तक जो है वह है कितनी है 424 है। तो तहसीलें भी आपको पता होनी चाहिए कि तहसीलें कितनी हैं। अब मैं आपको बता देता हूं 4 तहसीलें प्रस्तावित की गई है। चलो तहसीलों में समझ लीजिए 4 तहसीलें कौन कौन से प्रस्तावित की गई है। ये 10 नवंबर को दस नवंबर 2021 को देखो, पहली है खंडवा से किल्लौद, दूसरी है खंडवा से मूंदी, तीसरी है टीकमगढ़ से डिगोरा, चौथी तहसील है ब्रहानपुर से धुलकोट। तो नई तहसीलों में याद रखना है प्रस्तावित जो 10 नवंबर 2021 में करंट अफेयर है आपके लिए महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा। विकासखंड की अगर बात करें 313 है, ठीक है। अब तक एसटी विकासखंड कितने हैं, वो 90 हैं। नगर की बात करें तो कितने नगर, 394 नगर है। 476 2011 में हो गए थे, 2013 में 476 और अब तक 476 2022 तक। तो ये नगरों का क्रम है। बेसिक है, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। आगे हम चर्चा करें दोस्तों यहां पर, तो आप पाएंगे राजस्व ग्राम जनसंख्या जनगणना के अनुसार 2011 की कितने हैं, तो 53,738 राजस्व ग्राम है, ग्रामीण क्षेत्र है। राजस्व मतलब जिसमें पटवारी हल्का क्षेत्र है। नगर निगम की बात कर लें 2019 और 20 तक 18 नगर निगम है। 1 अक्टूबर 2018 को भिंड और दतिया नगर पालिका को मंजूरी प्रदान की गई थी। नगर पालिका कितनी है, 99 है। नगर परिषद कितने हैं, 293 है। जनपद पंचायत कितने हैं, 313 है। जिला पंचायत कितने हैं, 51 है। आप कहेंगे सर 52 है, निवाड़ी भी तो एक जिला है। तो अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब निवाड़ी बना तब से अब तक कोई भी पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं। जब पंचायत चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था हो जाएगी, यानी कि चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद निवाड़ी भी जिला पंचायत काउंट कर लिया जाएगा। अब निवाड़ी का जो प्रशासन है वह किसके पास है, या जो कारभार है वो टीकमगढ़ से है, ठीक है। तो जोन आईजी पुलिस 2019-20 11, रेंज डीआईजी पुलिस 15 और इंदौर कमिश्नरी लागू की गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुलिस जिले एसपी 52, कंट्रोल रूम 2019-20 में 51, पुलिस उप संभाग 185, पुलिस थाने प्रदेश में 1117, पुलिस चौकियां 623, लोकसभा सीटें वर्ष 2020 तक 29, एसटी की 4, ओएससी की 4 सॉरी और एसटी की 6 आरक्षित सीटें हैं। राज्यसभा सीटें वर्ष 2020 तक 11, विधानसभा सीटें 230, जिसमें से एससी की 35 और एसटी की 47, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय एवं खंडपीठ, उच्च न्यायालय जबलपुर की कब स्थापना की गई, 1 नवंबर 1956 की धारा 49 की उपधारा 1 के अंतर्गत यह स्थापित किया गया। डिटेल इसकी बहुत है, ब्रिटिश समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी उसको कैसे मॉडिफाई किया गया था, ठीक है, वो डिटेल आप आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में। इसके अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, तो 28 जिले आते हैं जबलपुर उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत। इंदौर खंडपीठ और ग्वालियर खंडपीठ एक साथ स्थापित की गई थी 28 नवंबर 1968, 28 नवंबर 1968, ठीक है। अब बस इतना याद रख लीजिएगा, इसके अंतर्गत 14 जिले हैं और ग्वालियर खंडपीठ के अंतर्गत आप देखेंगे तो 9 जिले आते हैं। बस इतना याद रखना है यहाँ पर। यूनिक फैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जी हाँ, जो आपको नहीं पता है वो समझ लीजिए आप यहाँ पर। मध्य प्रदेश से एक परिचय जब पढ़ने की बात होती है तो इस तरह के फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पुरुष साक्षरता दर 80.5 2011 के आंकड़ों के अनुसार,
महिला साक्षरता 60% 2011, खेतिहर प्रतिशत 31.2 2011, कृषि श्रमिक प्रतिशत 38.6 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट फैक्टर है। अब देखिए मध्य प्रदेश सूखा जिला, सर्वाधिक सूखा जिला कौन सा, जो अब तक आप नहीं पढ़ पाए, कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता आपको। तो मध्य प्रदेश का सूखा जिला सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल के अंतर्गत वो है सीधी, ठीक है, 10,350 वर्ग किलोमीटर सीधी का सूखा क्षेत्र है। ये जरूर याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। पहला ही जिला याद रखना है आपको, ओके। प्रथम स्थान पर ये उच्चतम वर्षा वाला जिला 2020 के आंकड़ों में अगर आप देखें तो मंडला है, 1270 मिलीमीटर वर्षा। इसके बाद पंचमढ़ी वगैरह। भारत का सर्वाधिक वनांचित राज्य है मध्य प्रदेश हमारा, और प्रदेश के क्षेत्रफल का याद रखिए, प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 30/52 का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन मध्य प्रदेश में है, तो 30.72% का भाग, क्या याद रखोगे, 30.72% का भाग इस वन क्षेत्र में आता है। ये पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के आंकड़े हैं, ठीक है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। आप सबसे पढ़ते हैं कि सबसे कम वनव्रत वाला जो पुराना डाटा है जो चला आ रहा है वही पढ़े जा रहे हैं। शाजापुर सबसे कम वनव्रत जो है वह उज्जैन में है। देखिए 0.59 सबसे कम वनव्रत सब यहाँ पर, कहां पर, उज्जैन में है। अपडेट है, डिटेल पढ़े अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बनाइए ये। जबकि दूसरे नंबर पर आप शाजापुर है, आंकड़े आपके सामने रख दिए गए, 1.02 है, ठीक है। तो सबसे कम वनव्रत का प्रतिशत कहां पाया जाता है, उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, डिंडोरी याद रखना है, ठीक है। कितने पॉइंट सिंचाई होती है यहाँ पर, 1.5%, याद रखो कितना, 1.5%। इसके बाद आप देखें तो अनूपपुर दूसरे नंबर पे आएगा आपका, ठीक है, शहडोल है, मंडला है, अलीराजपुर और सिंगरौली, ठीक है। ये 6 जिलों का क्रम मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। फिर भी आप यही याद रखें, अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है। दूसरा, राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है, अगर यह प्रश्न हो तो उज्जैन। पर आप क्या पढ़ते हैं कि सर्वाधिक जो ट्यूबवेल है वो इंदौर में, गलत पढ़ते हैं दोस्तों आप। घनत्व में आकर देखें तो इंदौर है। मैं आगे समझाने वाला अगला पॉइंट वही है। राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या वाला जिला उज्जैन है, आंकड़े आपके सामने रख दिए गए हैं, ठीक है, हजारों में है, 71,630, इंदौर 59,606 है, दूसरा स्थान है। सबसे कम ट्यूबवेल वाला जिला कहां पर है, तो मंडला है प्रदेश में, 508 ट्यूबवेल है मात्र यहाँ पर, कहां पर, मंडला में। याद रखना सबसे कम ट्यूबवेल वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, मंडला। इसीलिए इसको पॉइंट दिया गया है, हेडिंग बनाई गई, यूनिक फैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको ये कहता है अरे बेकार है, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर आप खुद समझदार हैं, आगे आपको डिसीजन खुद को लेना है कि कैसे आप समझे और कैसे आप उसको आगे ला सकते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखें आप। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको लाइव नहीं दिखाई दे रहा हूं इसलिए, ठीक है, आने वाली जितनी भी क्लास होगी वो लाइव होगी आपकी। घनत्व की दृष्टि से पूछे तो इंदौर जिला सबसे आगे ट्यूबवेल के मामले में। शुद्ध बोए क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने मिलेंगे यहाँ पर, 23.8% ट्यूबवेल मिलेंगे यहाँ पर। तो क्षेत्रफल घनत्व की दृष्टि से पूछे तो इंदौर जिला है, पर सर्वाधिक संख्या में पूछे तो उज्जैन है ना, आंकड़े आपके सामने रख दिए गए हैं। आप क्या करते हैं कि वही पुराना डाटा पढ़े जा रहे हैं, और एमपीपीएससी ऐसे पुराने डाटा को पूछता नहीं है, याद रखना आपको, ठीक है। अगला है तालाबों द्वारा सिंचित सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, धार है। आप कहेंगे सर छतरपुर में तो चंदेलों के समय के हैं। अरे बेटा अपडेट हुई है, सारी चीजें, दुनिया चांद पर चली गई है, और आप कहाँ हो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले, वहीं के भी पीछे के पीछे। अरे बेटा अपडेट हो जाइए, ठीक है। 32,801 हेक्टेयर पर होती है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है तालाबों के द्वारा धार जिला। शुद्ध सिंचित क्षेत्र तालाबों द्वारा की हिस्सेदारी में या हिस्से की दृष्टि से झाबुआ आता है, 20.3%, ये मध्य प्रदेश में प्रथम है। देखिए कैसे पूछा गया, शुद्ध सिंचित पर पूछे तो झाबुआ, और तालाबों द्वारा सिंचित सबसे अधिक पर पूछे तो धार। चूना उत्पादन में प्रथम स्थान है सतना जिले का, और कटनी का दूसरा स्थान है, जिसको आप चूना नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या पढ़ते हैं कि चूना का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, कटनी में होता है। गलत पढ़ते हैं भाई, इसको सही कीजिए, अपडेट हो जाइए। चूने का जो सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है वो सतना में होता है। सीएम हेल्पलाइन में नंबर 1 और अग्रणी जिला है वह है छिंदवाड़ा।
ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा कि चलिए बताइए सीएम हेल्पलाइन में कौन सा जिला नंबर 1 जिला है, तो आपको आंसर करना चाहिए छिंदवाड़ा। ये पार्ट 1 ही चल रहा है, सोचिए जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें कितनी डिटेल आपको पढ़ने को मिलने वाली है। प्राचीन नाम की अगर हम चर्चा करें और वर्तमान नाम के साथ, त्रिपुरी डाहल, जी हाँ, कलचुरी शासकों की राजधानी रहा डाहल। ये वही कलचुरी शासक थे, या कहें महिष्मती के कलचुरी, जो कालांतर में वहां पर पहुंचे, उन्हीं की एक शाखा गई। डिटेल आप जब पढ़ेंगे हिस्ट्री के तो वहां पर बहुत मजा आएगा आपको। तेवर और जबलपुर। महिष्मती आप क्या पढ़ते हैं? महिष्मती एक महिसर का प्राचीन नाम, जी नहीं, महिष्मती 3 थे। जो मुख्य महिष्मती वो मानधाता है दोस्तों। आप किसी बुक का मुझे विवरण ना दे, किसी चीज का ना बताया आप, ठीक है, ग्रंथों में उल्लेख है, मानधाता ही दक्षिणी अवंती की राजधानी था, मानधाता, जो वर्तमान का ओंकारेश्वर है। इसको भी महिष्मती ही कहा जाता था। महेश्वर बाद में है सहस्त्रबाहु अर्जुन के समय पर। मंडला को भी मंडल मिश्र के समय से महिष्मती के नाम से जाना गया है। तो 3 है, यहां पर 3 चीजें याद रख लीजिएगा। नलपुर नरवर को, रेवा भदा रीवा, नर्मदा नदी के नाम पर रीवा का नाम। मांडवगढ़, इसका आपका नाम है मांडू। सादियाबाद जो नाम है, नहीं पता मैं बता देता हूं। सादियाबाद नामकरण किसने किया? तो बोले गजनी खान ने किया, हुसन शाह गोरी ने किया। गलत। इसका नामकर्ता जो थे सादियाबाद, जो नाम किसने किया था मैं आपको बता देता हूं। इसका जो नाम किया था दिलावर खान गोरी ने किया था। पूरे एविडेंस विद प्रूफ के साथ आने वाली क्लासों में आपको मिलेंगे। पांचालागढ़ या पांचालगढ़ कहे तो पंचमढ़ी को। खजुरवाहक जेजाक बुत्ती, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में भी किया गया है, खजुराहो वर्तमान का नाम। इंद्रपुर, राजा इंद्र से तृतीय राजपूत राजवंश के जो राजा थे, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, यहां पर डिटेल पढ़ो मजा आएगा। राजपूत वंश के जो शासक थे इंद्र तृतीय, उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे पर, माफ करना, कानन नदी के तट पर एक मंदिर स्थापित किया था इंद्रेश्वर, और उसी से एक नाम निकला इंद्रपुर। तो ये इंदौर को कहा जाता है। यह राजपूत वंश का दिया हुआ नाम है इंदौर को। एरिकिन एरन सागर, वत्स ग्वालियर बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र। अनूप पूर्वी निवाड़ खंडवा। तुड़ीकर दमोह क्षेत्र। शाहजहांपुर शाजापुर। बेसिक है, बस इतना याद रख लीजिए आप। निजामत ये मसरी सीहोर। सीहोर को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था वो भी आपको पता होना चाहिए, C4। सीहोर को किस नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के समय? C4 के नाम से, और इसी से इसका नाम सीहोर हो गया। प्राचीन नाम इसका था निजामत ये मसरी। मुंडवाड़ा कटनी। कटनी के बारे में नहीं पता तो चलो मैं बता। मोतीलाल नेहरू जी ने कटनी को एक उपाधि दी थी, ठीक है, जी हाँ, कटनी को वारडोली के नाम से जाना जाता है। आया मजा? वारडोली। मध्य प्रदेश का वारडोली किसको कहा जाता है? अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा फिर क्या करोगे आप? कटनी को कहा जाता है। दिलीप नगर दतिया। बुद्ध निवासनी बुधनी को कहा जाता है। भोपाल भोजताल भोपाल। विशकपुरी सोहागपुर कोयला क्षेत्र। पेरन या धारानगरी धार को। काकनाथ सांची को। इंपोर्टेंट पॉइंट आपको दिए हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम और वर्तमान व्यक्ति जरूर याद रख लीजिएगा। राज्यपाल प्रथम जो थे डॉक्टर पी पट्टाभी सीतारामैया, वर्तमान है श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल। महिला राज्यपाल कौन थी मध्य प्रदेश की प्रथम? तो सुश्री सरला ग्रेवाल थी। मुख्यमंत्री कौन थे प्रदेश के प्रथम? पंडित रविशंकर शुक्ल। वर्तमान कौन है? मान्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? तो उर्मिला सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। महिला मुख्यमंत्री कौन? तो सुश्री उमा भारती। गृह जिला इनका टीकमगढ़। बेसिक चीजें हैं, याद रख लीजिएगा। मुख्य न्यायाधीश M.A. हिदायतुल्ला। इनका पूरा एजुकेशन जो कहें, प्रारंभिक एजुकेशन कहां पर हुआ? सीहोर में हुआ, ठीक है, प्रारंभिक एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान में कौन है? श्री रवि मलिमठ। वर्तमान का भी याद रख लीजिएगा, दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना, मध्य प्रदेश की प्रथम। सभापति प्रथम कुंजीलाल दुबे। वर्तमान के सभापति श्री गिरीश गौतम जी। सूचना आयुक्त प्रदेश के कौन है? श्री T.N. श्रीवास्तव जी, श्री A.K. शुक्ला जी वर्तमान में। मुख्य सचिव श्री H.S. कामत जी, वर्तमान के हैं श्री सुधीर रंजन मोहंती जी। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे जी,
वर्तमान के हैं श्री मुकेश चौधरी जी। विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामस्कर जी, वर्तमान के हैं जो कमलनाथ। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के श्री कैलाश जोशी जी, इनका गृह जिला है देवास हटपिपलिया। महिला मुख्य सचिव की अगर हम बात कर ले यहां पर निर्मला बूच, महिला आईएएस प्रथम मध्य प्रदेश की निर्मला बूच। और रविशंकर शुक्ल जी का जो जन्म स्थल है वह सागर जिला है, यह भी याद रखना, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। चलिए आगे आप समझिए। और महाधिवक्ता कौन है प्रदेश के प्रथम? श्री एम ए अधिकारी थे। वर्तमान में कौन है? श्री प्रशांत सिंह जी। लोक आयुक्त कौन थे प्रथम? तो श्री पीवी दीक्षित थे। अभी वर्तमान में कौन है? श्री एन के गुप्ता जी हैं। निर्वाचन आयुक्त कौन है प्रदेश के? श्री एन बी लोहानी जी। वर्तमान के कौन है? श्री बसंत प्रताप सिंह जी। लोक आयुक्त लोक सेवा आयोग के पहले थे डीबी रैग, वर्तमान में डॉक्टर राजेश लाल मेहरा जी हैं। महिला विपक्ष नेता विधानसभा की प्रथम श्रीमती जमुना देवी। महिला उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की प्रथम श्रीमती जमुना देवी, और इनको भुआ के नाम से जाना जाता है ना, ये याद रख लीजिएगा। महिला आईपीएस कुमारी आशा गोपाल। प्रथम उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। राज्य महिला आयोग जरूर याद रखना श्रीमती शोभा ओझा जी वर्तमान में। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री आनंद अहिरवार। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल जी। राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री अभय तिवारी जी। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन जी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है श्री नियाज मोहम्मद साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं से प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे। महिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय की प्रथम सरोजनी सक्सेना, वर्तमान में नंदिनी दुबे, अंजलि पालो और रेखा। भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री इंद्रनील शंकर दानी। क्या याद रखोगे? श्री इंद्रनील शंकर दानी। पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव प्रथम कौन है? श्री खांडेराव केशवराव रंगोले। वर्तमान के श्री अवधेश प्रताप सिंह जी। भारत में उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में प्रथम, चना उत्पादन में फर्स्ट, उड़द में प्रथम, तुअर में भी प्रथम, मसूर दाल में भी प्रथम, अलसी में भी प्रथम और मक्का में भी द्वितीय है। ठीक है। जबकि मक्का फेस्टिवल कहां मनाया गया था? ये छिंदवाड़ा में मनाया गया था। छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी के नाम से जाना जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? छिंदवाड़ा में होता है। तिल में दूसरा स्थान, राम तिल में भी दूसरा स्थान, मूंग में दूसरा स्थान, गेहूं में तीसरा स्थान, ज्वार में तीसरा स्थान और जौ में भी तीसरा स्थान है। ये वर्तमान की रिपोर्ट है। कहीं बार आप पढ़ा होगा कि ज्वार उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा, जो पूरी तरह से गलत है। सही है कि तीसरा है। व्यापार करने में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है भारत में। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। कॉपर उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कॉपर भंडारण की अगर बात कर ले तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है तीसरा है, जबकि पहला राजस्थान का, दूसरा झारखंड का है। चुना पत्थर की अगर हम बात कर ले तो दूसरा स्थान है, प्रथम पे राजस्थान है। कोयला भंडारण में मध्य प्रदेश का स्थान पांचवा है। डोलोमाइट में प्रथम है। तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक जिला जो है वो सागर मध्य प्रदेश है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान में राज्य की रैंकिंग तीसरी है। रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश के स्थान चौथा है और मध्य प्रदेश में रेशम मंडी जो